नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। रीट के अंदर हमारा एक स्पेशल टॉपिक लगा है जो राजस्थानी भाषा को लेकर है। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक अपने आप में नया है। वैसे देखा जाए तो नया कुछ भी नहीं है और दूसरी तरीके से देखा जाए तो काफी नया भी है। तो अपने को भी ये देखना है कि इसके अंदर नई बात क्या क्या, इसमें खास बातें ऐड की गई है और उन्हीं नई बातों को हम आगे बढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक जो राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा के ऊपर हमारी आज चर्चा होने वाली है। तो आज हम केवल फोकस एक ही बात को करने वाले हैं और वो हमारी बात है राजस्थानी भाषा। देखो दोस्तों, अपने आप में टॉपिक तो अद्भुत होना ही है क्योंकि पहली बार राजस्थानी को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, तो अपने आप में गजब तो होना ही होना है। तो दोस्तों टॉपिक आज हमारा है राजस्थानी भाषा। प्यार से एकदम बारीकी से समझना है, राजस्थानी भाषा है या फिर बोली है। कई बार तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाषा क्या है, बोली क्या है ना, उपबोली क्या है, हमारी मातृभाषा क्या होती है, इसका लेवल क्या है, प्रतिरूप क्या है। उस प्रतिरूप को अपने को समझना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक आपके सामने में एक आधार लेता हूं, देखना जरा। आधार आपके सामने एक आधार होगा और वो आधार में इस प्रकार से शुरू करता हूं, जरा देखना। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे आप बोलते हो राजभाषा। याद रखना, हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे भारत की जो भाषा है उस भाषा का नाम है राजभाषा। ये जो राजभाषा है, ये राजभाषा, फिर इस राजभाषा की यानी इसी को आप लैंग्वेज कह सकते हो, इसी को आप बोली कह सकते हो। फिर इसके अंदर एक बात और आ जाएगी विशेष रूप से, वो है उपबोलियां। राजभाषा में होती है आपकी उपबोलियां। उपभाषा भी कह सकते हो, उपबोलियां भी कह सकते हो, या उपभाषा कहो तो ज्यादा इसके अंदर विशेष रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप इसको उपभाषा कहो तो किसी भी क्षेत्र की आपकी यहां पर आ जाएगी उपभाषा। ठीक है जी, अब आपके सामने आ गई उपभाषा, राजभाषा की उपभाषा। लेकिन जैसे आप छोटे कस्बे में जाते हो, जैसी छोटे कस्बे में जाओगे तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में फिर वहां पर चलने लग जाती है, और जो क्षेत्र विशेष में चलने लग जाती है उसे कहा जाता है बोलियां। ये बात आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि बोलियां वाला ये फंडा क्या है। जैसे सबसे पहले बात की तो आपकी आ गई लाडलों राजभाषा, नंबर 2 आती है उपभाषा, नंबर 3 बात आती है बोलियां, और इस बोलियों के बाद में जो नंबर आता है वो आती है हमारी मदर टंग लैंग्वेज। इसके बाद जो अगला सबसे छोटा रूप इसका हमारे पास मिलता है उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। हमारे मदर टंग लैंग्वेज की बात कर रहा है, मातृभाषा के बारे में बात कर रहा है। यानी ये सर्किल आपका इस तरीके से काम करेगा। जैसे सबसे पहले आपने सीखी आपकी मदर टंग लैंग्वेज, जिसके अंदर आप एम लिख सकते हो, ये आपकी मदर टंग लैंग्वेज होगी। जैसे आपने थोड़ा सा इसमें बड़ा एरिया कवर किया, जैसे कि दोस्तों इसमें आपने थोड़ा सा बड़ा एरिया कवर किया, ये एरिया कवर किया, तो ये आपके यहाँ पर बोलियों का एरिया आ गया। यानी जो बोलियों का भाग है वो सेकंड नंबर पे सीक्वेंस रह गया। तीसरा यहाँ पर जो आपका रह गया वो उपबोलियों का सीक्वेंस रह गया, यानी उपबोलियां यूपी कर दो, उपबोलियों का सीक्वेंस रह गया। और चौथा जो यहाँ पर हमारा सर्किल जो काम करेगा वो राजभाषा का, यहाँ पर आरबी राजभाषा का यहाँ पर काम करेगा। इस तरीके से दोस्तों आपका एक सर्किल क्रिएट होता है। आप अपने समझने के हिसाब से कर सकते हैं कि सबसे बड़ा स्वरूप हमारे भारत में है, यानी ये हमारे भारत में भाषा का सबसे बड़ा स्वरूप है और इस बड़े स्वरूप को हम राजभाषा बोलते हैं। दोस्तों आप सबको पता है हमारे भारत में हमारी जो राजभाषा है उस राजभाषा का नाम है हिंदी। हमारी लिपि भी है, सारी बातें हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारी राजस्थानी भाषा। लेकिन हम तो हमारी राजस्थानी भाषा को लेकर बात करेंगे। लेकिन राजस्थानी भाषा को लेकर कई ऐसे विद्वान आए, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आए, मोतीलाल मनेरिया जी आए, चटर्जी साहब आए,
और इसके बाद में एलपी टेसीटोरी भी आए। कुछ डिंगल साहित्य मिलता है तो कुछ पिंगल साहित्य मिलता है, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को हम एक बहुत ही विस्तृत रूप से, क्योंकि जो स्पेशल टॉपिक दिए गए तो स्पेशल तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। इन सभी अलग अलग भाषा वैज्ञानिक जो आए हैं, इन भाषा वैज्ञानिकों में एक नाम फिर हमारे लिए उभर कर आता है और उनका नाम है मोतीलाल मनेरिया। मैं इनको साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनका बहुत ही शानदार सा कार्य है। मोतीलाल मनेरिया ने कोटेशन बुक भी खूब सारी दी है। इन्होंने कहा है कि जो हमारी राजस्थानी भाषा है वो गुजरी अपभ्रंश से तैयार हुई है। ये तो इनकी कोटेशन आती है। बहुत सारी कोटेशंस आएगी, मैं सारे इन भाषाई विद्वान जो हैं साराओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन मोतीलाल जी मनेरिया ने हमारे लिए स्पेशल एक भाषा का वृक्ष तैयार किया है कि भाषा कैसे तैयार हुई है, भाषा का वृक्ष तैयार किया है। चलो वो भाषा का वृक्ष देखते हैं, किस प्रकार से उसका सीक्वेंस है। राजस्थानी भाषा के वृक्ष में सबसे पहले हमारे पास में एक लैंग्वेज आती है मेरे लाडलों, उस लैंग्वेज का नाम है भारोपीय। इस शब्द को याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है आपका। और इसका नाम आता है भारोपीय भाषा। भारोपीय ही बोलना पड़ेगा केवल, जिसके अंदर इशारे ज्यादा होते थे कम शब्दों का। जैसे बोलते हो अच्छा, अच्छा तो ठीक है, इसके लंबे आगे अलग सा टोन आप बोल रही हो ना, या आपने बोला ओ, आपने आपकी रिएक्शंस होते हैं भारोपीय भाषा में। आपके शब्द से ज्यादा आपकी रिएक्शंस काम करते हैं। जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है, ओहो ओ, आपने इस तरह टोन किया। या मान लो कोई आपसे कुछ पूछा कोई हाँ करवाने के लिए कि ऐसा काम कर ले, ओहो। नहीं तो आप भाषा बोलने के साथ साथ कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं। कई बार आप बिना बोली रिएक्शन करते हो, ओहो आपने ऐसे बोला, अब ओहो, अब आप लिख रहे हो, कैसे लिखा जाएगा इसको। यानी जो रिएक्शन वाली जो भाषा आती थी जिसमें रिएक्शंस ज्यादा होते थे, चेहरे के हाव भाव और हमारी एक्टिविटीज पहचान कर जो बताया जाता था, उस भाषा को भारोपीय भाषा के नाम से, भारोपीय छोटी बड़ी मात्रा आएगी, भारोपीय, भारोपीय भाषा आएगी भाई, बड़ी मात्रा आएगी भारोपीय शब्द के अंदर। चलो, भारोपीय का जैसा ही दोस्तों स्वरूप बदलता है तो हमारे यहां पर वैदिक भाषा आ जाती है और उस वैदिक भाषा को कहा जाता है आर्य भाषा। जैसी भारोपीय भाषा का रूप बदलता है तो यहां पर जो नई लैंग्वेज क्रिएट हुई उसको कौन सी भाषा बोलेंगे, आर्य भाषा। समझते रहना है, समझने का ही काम है। और आर्य भाषा जैसे ही यहां पर बदलती है तो ये ओरिजिनल वैदिक स्वरूप ले लेती है, और वो वैदिक स्वरूप लेती है, ये वो वाला वैदिक स्वरूप लेती है मेरे लाडलो जिसके अंदर आपको वैदिक संस्कृत पढ़ने को मिलती है। तो ये स्वरूप आपका कहां पर आ जाएगा, वैदिक भाषा पर आ जाएगा प्रॉपर, जिसको आप कह सकते हैं वैदिक संस्कृत का नाम दे सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग पर फोकस करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा ये रूप ज्यादा डीपली चेंज होने लगेगा। इसलिए वैदिक संस्कृत को हम दो भागों में बांट देते हैं। वैदिक संस्कृत जैसे ही दोस्तों आपके दो भागों में बंटने लगती है, जैसे ही आपके दो भागों में डिवाइड होने लगती है, तो वो दो भाग यहां पर कौन से क्रिएट होने वाले हैं। एक तो आपकी जो भाषा बनेगी उसको बोला जाता है पाली भाषा, और दूसरी संस्कृत की संस्कृत रह जाती है। कौन सी संस्कृत, जो आप छठी क्लास से पढ़ना प्रारंभ करते हो, वही संस्कृत जिसको वैदिक मंत्रों में उच्चारित किया जाता है। कौन सी वाली, ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते यस्य स्मरण मातृण जन्म संसार बंधनात् है। इस प्रकार की जो संस्कृत है वो आप यहां पर पढ़ने लगोगे, यहां पर आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों बड़ा विभाजन आगे चलकर जो होता है, ये बड़ा विभाजन हमारी पाली भाषा को लेकर बड़ा विभाजन होता है। पाली भाषा, संस्कृत की तो आपकी पूरी संस्कृत रहेगी, संस्कृत का क्या बदलेगा। लेकिन आज हमारे पूरे देश या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी संस्कृत भाषा सामान्य क्षेत्र विशेष में बोली नहीं जाती है, जबकि साहित्यिक रूप से यूज में ली जाती है। अब आप देखोगे पाली का एक वर्गीकरण होता है, बड़ा मोस्ट वर्गीकरण है, जरा देखें। सबसे पहले पाली का एक वर्गीकरण होता है जिसे आप कह सकते हैं शोरसेनी, शोरसेनी प्राकृत, आप इसे कह सकते हैं। आपके सामने एक वर्गीकरण होगा जिसे आप बोलोगे शोरसेनी प्राकृत रूप दिया जाएगा। दूसरा इसका एक वर्गीकरण होगा, इसको
मगधी या मागधी रूप दिया जाएगा, इसको मगधी प्राकृत रूप दिया जाएगा, प्राकृत बोला जाएगा। और तीसरा इसमें जो रूप आएगा, सबसे पहले शूरसेनी, नंबर 2 मगधी, नंबर 3 इसके अंदर जो रूप आएगा वो साउथ इंडिया वाली इसके अंदर प्रभाव डालेगी, और वो आपका आएगा महाराष्ट्री प्राकृत। तो अब अपने को आगे बढ़ना है फिर से, और अपने को देखना है कि अपनी राजस्थानी कहां से निकल कर आएगी। भाई अपने को तो केवल शूरसेनी पे डिपेंड रहना है। अब हमारे लिए आगे चलकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी वो शूरसेनी प्राकृत हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर जो रूप बदलेगा, प्रतिरूप बदलेगा, वो शूरसेनी प्राकृत के अंदर ही बदलेगा। और शूरसेनी प्राकृत जो है आपकी अपभ्रंशित होती है। एक तो आपकी हो जाएगी गुर्जरी अपभ्रंशित हो जाएगी, और दूसरी शूरसेनी अपभ्रंशित हो जाएगी। यहां पर आपका रूप बदला, रूप बदलती कैसा रूप बदलता है, पहली जो आपकी यहां पर आएगी वो है शूरसेनी अपभ्रंश, यानी भाषा बदल रही है, अपभ्रंश तो खैर होना ही होना है। और दूसरा इसका रूप बनता है तो इसको हम बोलेंगे गुर्जरी अपभ्रंश। ये लो जी, गुर्जरी अपभ्रंश। ओके रिपोर्ट, बस यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शूरसेनी के 2 भाग हो गए, शूरसेनी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश। और इस गुर्जरी के फिर 2 भाग हो जाएंगे। ये शूरसेनी अपभ्रंश जो देख रहे हैं, इसका बदला हुआ रूप जो है वो तो है अपनी हिंदी, और जिसे अपनी बना दिया गया राजभाषा। और ये गुर्जरी अपभ्रंश इससे बना दी जाती है 2 अलग अलग, और वो 2 अलग अलग कौन सी भाषा बनती है वो अब देखेंगे। एक तो गुर्जरी से बन गई आपकी गुजराती, एक तो बन गई गुजराती, और एक बन गई हमारी राजस्थानी। जबकि सही बताऊं तो राजस्थानी कोई भाषा ही नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में बोलियां बोली जाती है, उन्हीं के सम्मिलित स्वरूप को राजस्थानी बोला जाता है। आप देख रहे हैं 2 बहनें हैं, गुर्जरी अपभ्रंश की 2 संतान मानी जाती है, गुजराती और राजस्थानी। यह सवाल पूछा जाए और गया भी है कि राजस्थानी भाषा की बहन किस बोली को माना जाता है, तो गुजराती को माना जाता है। गुजराती और राजस्थानी में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नजर हमें आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा के लिए भाषा वृक्ष तैयार किया, जो आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले भारोपीय, भारोपीय के बाद आर्य भाषा, आर्य के बाद में इसने एक नया रूप लिया, वो है संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत फिर 2 भागों में डिवाइड होती है, पाली और फिर आती है संस्कृत। पाली 3 भागों में डिवाइड है, शूरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। शूरसेनी फिर 2 भागों में है, शूरसेनी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। शूरसेनी से आगे चलकर हिंदी बनती है, और गुर्जरी अपभ्रंश से जो बनती है वो 2 गुजराती और राजस्थानी बनती है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक वृक्ष तैयार हुआ, इस प्रकार से आपको वृक्ष के बारे में ध्यान रखना है। ये बात आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे पहले आपने राजभाषा, उपभाषा, बोलिया और मातृभाषा, ये सीक्वेंस आपने देखा। सबसे बड़ा स्वरूप हमारे देश में राजभाषा का है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप 4 कॉलम इस प्रकार से समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थानी साहित्य के अंदर कुछ विद्वान हुए हैं, और इन विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी कोटेशंस दी है। चलो देखते हैं मेरे लाडलों कौन कौन सी यहाँ पर कोटेशंस देने वाले अलग अलग व्यक्ति हुए हैं। चलो, राजस्थानी भाषा के उद्भव से संबंधित कुछ मत है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो मैं थोड़ी सी बात आप सबके बीच में रखता हूं, और थोड़ा सा ये टॉपिक हाईलाइट करके हम समझते हैं कि राजस्थानी भाषा के उद्भव को लेकर क्या क्या अलग अलग कोटेशंस यहाँ को विद्वान दे रहे हैं। राजस्थानी भाषा के उद्भव को लेकर उनकी कोटेशंस आ रही है। चलो देखते हैं, जल्दी से फटाक से देखते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे। ये देखो, राजस्थानी भाषा का उद्भव, राजस्थानी का उद्भव और उसके उद्भव से जुड़े हुए कुछ मत हम लोग अभी यहां पर देखने वाले हैं, और इनके उद्भव से जुड़े हुए मत कौन से यहां पर काम करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति हमारे पास में जो है, वो पहला व्यक्ति कौन है साहब? पहले व्यक्ति का नाम है मोतीलाल मनेरिया।
मैं आपको सारे व्यक्तियों के नाम बताऊंगा, देखना आपको सारे सारे आदमी समझ में आ जाएंगे, ये एक एक व्यक्ति समझ में आ जाएगा। चलो तो इसको हम चालू करते हैं, प्रोग्राम को, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, देरी नहीं करनी, देरी करना नुकसानदायक है। हमारे पास सबसे पहले व्यक्ति है और पहले व्यक्ति का नाम है मोतीलाल मनेरिया। मोतीलाल मनेरिया पहला व्यक्ति हमारे पास मोतीलाल मनेरिया, 1 नंबर याद रह जाएगा। नंबर 2 हमारे पास व्यक्ति है डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। फिर हमारे पास है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अंग्रेजी आदमी है, अपना यहां का है नहीं, ग्रियर्सन, क्योंकि यहां का होता तो ऐसे नाम नहीं होते, आप भी जानते हो। एक आता है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, ये वैसे इसका कई जगह योगदान है, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, माणिक्य लाल मुंशी। इस व्यक्ति की भी कोटेशन बहुत अच्छी काम आती है भाई। कितने आदमी? 4 आदमी हो गए। टोटल कितने करेंगे? बस एक और चटर्जी साहब आते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार, व्यक्ति आदमी है ये, सुनीति कुमार चटर्जी, चटर्जी चटर्जी चटर्जी। मोतीलाल मनेरिया, महावीर प्रसाद शर्मा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पहले तो आप व्यक्ति विशेष याद करो। सबसे पहले बोलो मेरे साथ, सबसे पहले मोतीलाल मनेरिया, नंबर 2 महावीर प्रसाद शर्मा, साथ साथ रिपीट करते रहो, नंबर 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, नंबर 4 कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, जिसे आप शॉर्ट में KM मुंशी के नाम से जानते हैं, और फिर है हमारा सुनीति कुमार चटर्जी। अब इन्होंने क्या 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 माना है? सबसे पहले मोतीलाल मनेरिया, देखो राजस्थानी भाषा का उद्भव ये कह रहे हैं गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। इनके बारे में पहले मैं आपको शुरू से बता चुका हूं। इन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। अपनी कोटेशन के अंदर इन्होंने जो अपना पूरा वंश बताया, मतलब वृक्ष बताया, इस प्रकार से बताया, और ये पूरा मोतीलाल मनेरिया का ही स्वरूप सामने मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो अभी आप देख रहे थे। अभी देखो गुर्जरी अपभ्रंश, मोतीलाल मनेरिया, इन्होंने अपनी बात पूरी कर दी, बोला बस यहीं से हुआ है। लेकिन महावीर प्रसाद ने कहा नहीं भाई ये बात गलत है, ये तो शोरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना गया है, ये तो शोरसेनी अपभ्रंश से है। इनडायरेक्टली तो बात इनकी भी सही है, क्योंकि शोरसेनी सी तो है, पर वो शोरसेनी प्राकृत माना जाएगा, है ना। लेकिन शोरसेनी अपभ्रंश से वैसे तो मोतीलाल कह रहा नहीं हिंदी आएगी, हिंदी आएगी, लेकिन शोरसेनी प्राकृत करते तो भाई इसके राजस्थानी निकल के आ जाती। लेकिन जिससे हिंदी बनी है, और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं जी ये तो जहां से हिंदी बनी है वहीं से हमारी राजस्थानी बनी है, ये शोरसेनी अपभ्रंश से लेते हैं महावीर प्रसाद शर्मा। अंग्रेज क्या बोल रहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कह रहा है कि देखो राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है ना, वो ये अलग ही ढाई चावल उबाल रहा है। ये कह रहा है नागरी अपभ्रंश से हुआ है, इसने अलग ही बात निकाली है। इन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का उद्भव तो नागरी अपभ्रंश से हुआ है। लो जी भाई साहब ने अलग ही लैंग्वेज हमारे सामने नए शब्द निकाल के छोड़ दिया। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, ये वही व्यक्ति है जो दोस्तों आजादी के समय जिसका जिक्र मिलता है, हर जगह इसका नाम मिलता है। ये आदमी और मोतीलाल मनेरिया दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। कहने का मतलब है कि मोतीलाल का समर्थन माणिक्य लाल करते हैं। इन्होंने भी जो बताया है वो गुर्जरी अपभ्रंश बताया है, तो आप दोनों को साथ साथ लिखकर भी बता सकते थे, लेकिन आसान याद करने में हो गया कि माणिक्यलाल वर्मा और मोतीलाल मनेरिया की कोटेशन जो बिल्कुल सेम है। और अब आती है सुनीति कुमार चटर्जी, जिनके ऊपर कभी आज तक दोस्तों कोई प्रश्न नहीं पूछा हुआ। इन्होंने पूरी बात को ही घुमा दिया। इन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। इन्होंने कहा ये तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इनका उद्भव माना जाता है। इन्होंने तो पूरी बात ही घुमा के छोड़ दी, इस तरीके से बताया। तो राजस्थानी भाषा के उद्भव को लेकर जो अलग अलग मत है मेरे लाडलों, मोतीलाल मनेरिया गुजरी अपभ्रंश, साथ साथ रिपीट करो। रीड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है। वैसे तो टॉपिक हर जगह पर लगता है आपका, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो मोतीलाल मनेरिया गुर्जरी अपभ्रंश, महावीर प्रसाद शर्मा सोरसनी अपभ्रंश से, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नागरी अपभ्रंश से, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी गुर्जरी अपभ्रंश से, सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। सबका अलग अलग लॉजिक है। मोतीलाल मनेरिया का वृक्ष बताया, भारोपीय से आर्य, आर्य से वैदिक संस्कृत, जिससे 2 पाली और संस्कृत, पाली से 3 सोरसनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, सौराष्ट्री इसी से बनती है। इससे सोरसेनी से आपके 2 हो गई, सोरसेनी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश, और गुजराती राजस्थानी कोटेशन भी आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो गई। अब बात ये उठती है कि हमारे राजस्थान में कुल मिलाकर कितनी अलग अलग बोलियां हैं और कितने अलग अलग क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, कितनी संख्याओं को मान्यता प्राप्त है और कितनी संख्याओं को मान्यता प्राप्त नहीं है, कौन से क्षेत्र की अपने अपने रूप में काफी बड़ी मजबूत है। चलो अब देख लेंगे, ज्यादा देर थोड़ी लगानी है। और कहां से शुरू होता है राजस्थानी भाषा जो है ना दोस्तों, इसमें एक बड़ी खतरनाक लिपि भी तो आती है। राजस्थानी भाषा को पहली बात तो मान्यता ही प्राप्त नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो संविधान है, इस संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है आज वर्तमान में। आपको बता दूं, जब संविधान लागू हुआ सन 1950 के अंदर 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। 8वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है भाषाओं का। 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में हमारी विवादित भाषा जो भाषा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, एक भोजपुरी एक राजस्थानी है, यानी 24 भाषा जल्दी ही होने वाली है। लगातार बेचारे अपने अपने हिसाब से प्रयास किए जा रहे हैं। अब राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग होता है। राजस्थान में जिस लिपि का यूज किया जाता है, जिस लिपि का हम प्रयोग करते हैं, उस लिपि को क्या कहा जाता है? इस लिपि को राजस्थान में महाजनी लिपि कहा जाता है। कहते हैं सबसे पहले इस लिपि को आजमाया था बाणियों ने इसको सबसे पहले आजमाया था, इसलिए महाजनी लिपि को बनियावटी लिपि के नाम से जाना जाता है। अभी देखो समझ आता हूं, बनियावटी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर बहुत ज्यादा इसमें घुमाव देकर मोड़ मोड़ के लिखे होते हैं, इसीलिए इस लिपि को मुड़िया लिपि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी लिपि को किस लिपि के नाम से जानते हैं? महाजनी लिपि के नाम से, बनियावटी लिपि के नाम से, और इसे मुड़िया लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अक्षरों को इसमें नए नए तरीके से मोड़ कर लिखा जाता है, इसलिए इसको बनिया लिपि के नाम से दोस्तों जाना जाता है। होगी तो होगा इसका आविष्कारक किसने तो इसका आविष्कार किया होगा। अब चलो मुड़िया लिपि के आविष्कार के ऊपर बात करते हैं। कौन है वो इसका वैज्ञानिक जिसने इस लिपि का उद्भव किया है, जिसका निर्माण किया है? देखो दोस्तों, कोई न कोई काम हर आदमी हर तरीके से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आदमी आता ही आता है। आपको बताऊं, इस मुड़िया लिपि का आविष्कारक, इस मुड़िया लिपि का जो आविष्कारक है, उस आविष्कारक का नाम है टोडरमल। कौन सा मल? टोडरमल इस लिपि का आविष्कारक है। इस टोडरमल ने कैसे किया? टोडरमल कौन था ये? हु इज दिस? कौन है टोडरमल? टोडरमल मूल रूप से शेरशाह सूरी का दरबारी था। मूलतः शेरशाह सूरी का दरबारी था। शेरशाह का दरबारी था, मूलतः शेरशाह का दरबारी था, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और बीच में सूरी वंश का पतन हो गया। मुगल के अंदर तो बीच में अचानक से ही आ गए थे ये, तो दोस्तों मुगलों के बीच में अचानक से घुसे थे। बाद में फिर अकबर की जब सत्ता आती है, तो दोस्तों अकबर के दरबार में रहते हुए टोडरमल जो था, अकबर का दरबारी मुख्यतः लोग जानते हैं, दरबारी नवरत्न में इसका नाम आता है, लेकिन ये मूल रूप से व्यक्ति जो था शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करता था टोडरमल। बड़ा ही खतरनाक आदमी था टोडरमल। कई लिपियां लेकर आया था टोडरमल। बहुत मनसबदारी प्रथा टोडरमल लेकर आया है। रुपयों के बारे में जो ज्ञान देने वाला आदमी है वो टोडरमल है। बहुत अच्छा आदमी, वैसे तो कलाकार के हिसाब से देखा जाए तो। इसी टोडरमल को अकबर का दरबारी था और मुंडिया लिपि का इसको आविष्कारक माना जाता है। हाँ, आज हमारे राजस्थान में
राजस्थानी भाषा को लेकर और बहुत सारी तरह तरह की हमारे यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। चलो तो उन सभी बातों को मैं आप सबके सामने पेश करता हूं और सारी बातों को आप सबको बताता हूं किस प्रकार की बातें आप सबके सामने पेश है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने चालू होता है और आप सभी देख रहे हैं राजस्थानी भाषा, और अपन इसमें काफी सारी चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा से जुड़े कुछ सवालात मैं आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूं। राजस्थानी भाषा, देखो मेरे लाडलों, राजस्थानी भाषा, सबसे पहली बात ये, राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ सवाल, राजस्थानी भाषा, और साथ के साथ बोलो तो एक नया वर्ड आप और बोल सकते हो। राजस्थान में भाषा नहीं, राजस्थान की तो बोलियां होती है, राजस्थान के तो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। 10 कोस में पानी बदले 20 कोस में वाणी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राजस्थानी को लेकर। मैं साहित्यिक रूप पर भी बात करूंगा, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं उनको भी साथ में कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थानी है ना, तो राजस्थानी का एक स्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। तो उसी स्ट्रक्चर को मैं आप सबके बीच में क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप सब इस बात को अच्छे से कवर कर सके और कहीं आपके दिमाग और दिल में कोई डाउट किसी प्रकार का ना रहे। दैट सपोज दिस इज आवर राजस्थान, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में जिले जरूर आज 33 है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर कई कई लैंग्वेज का यूज, डिलेट्स यानी बोलियों को बोलते हैं अंग्रेजी में, अलग अलग बोलियों का यूज किया जाता है। राजस्थान में कुल 73 बोलियों को बोला जाता है। राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की कुल बोलियां कितनी हैं? तो राजस्थानी बोलियां टोटल बताई जाती है मेरे लाडलों 73। 73 बोलियां हमारे राजस्थान के अंदर है, 73 बोलियां राजस्थान में बोली जाती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है, ये भी याद रखो आप। ये जोधपुर का एरिया है, ये बड़े स्तर पर यहाँ पर आपका एरिया कवर करता है, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संसाधनों का अभाव है और मरुस्थलीय प्रदेश है, जनता कम है। लेकिन जनता ज्यादा आपके जयपुर में ज्यादा है, भी देखो जनता ज्यादा है, बोलते ज्यादा राजस्थान में ढूंढाड़ी है, जबकि क्षेत्र बड़ा कवर करती है वो मारवाड़ी है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन फिर आपके लिए यहाँ पर तैयार होते हैं। वो 2 क्वेश्चन कैसे है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में। तो ये सीधी सीधी बात करें आपकी सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल विशेष की बात करें तो वो है आपकी मारवाड़ी। और मारवाड़ी को ही शुद्ध रूप से दोस्तों राजस्थानी नाम दिया जाता है, क्योंकि मारवाड़ी अच्छी बोली है और काफी बड़े क्षेत्र को कवर करती है, जनता सबसे ज्यादा नहीं बोलती है। लेकिन ये बात फिर से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली जो हमारी बोली है वो है राजस्थान की ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, जबकि मारवाड़ी सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। ये बात आपको यहाँ पर पता है ना। आपको बता दूं राजस्थानी भाषा है ना, कम से कम कहते हैं कि आज पूरे राजस्थान में देखें 8 करोड़ लोगों के द्वारा, राजस्थान के अलावा भी बाहर के लोग हैं या बाहर के यहाँ आए हुए हैं या यहाँ से बाहर भी रहते हैं, तो कितने लोगों के द्वारा, ऑलमोस्ट लगभग राजस्थानी भाषा 8 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। राजस्थानी 8 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। एक सामान्य सा प्रश्न, इतना प्रभावी तो नहीं है। राजस्थानी 8 करोड़ लोगों के द्वारा ऑलमोस्ट बड़े बड़े स्तर पर बोली जाती है। दुनिया में इतनी जनसंख्या है, उसमें से 8 करोड़ हमारी राजस्थानी के स्वरूप, कोई शेखावाटी टोन में बोलता है, कोई ढूंढाड़ी में बोलता है, कोई मारवाड़ी में बोलता है, आड़ौती में बोलता है। हम इसी स्वरूप को मारवाड़ी रूप ले रहे हैं। आपको बता दूं ये आपका इस प्रकार से कह रहा हूं। राजस्थानी भाषा पर कुछ अन्य भाषाओं का क्या प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाया जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो आपके लिए दोस्तों सवाल यहां पर उठता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, जबकि राजस्थानी भाषा को संविधान में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थानी भाषा दिवस, हिंट दे देता हूं, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। फरवरी में आएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, फटाक से जल्दी से सभी साथी मेरे को कमेंट करके बताने वाले हैं, वीडियो को रोक के यहाँ पर बताने वाले हैं। और अब आप सुन लीजिए, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चलो आप दूसरा कमेंट करके बताओ मुझे, हमारी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, फटाक से जल्दी बताने वाले हैं। या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
कौन सी सितंबर को मनाया जाता है, सभी साथी यहां पर बताने वाले हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी हो जाएगा। एक तो देखो सीधा आपका हिंदी दिवस है और एक अंतरराष्ट्रीय, फिर एक अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें ये अलग हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को हो जाएगा। ये लो जी 10 जनवरी अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस राजस्थानी 8 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, कौन से सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ये मुझे आप यहां पर बताने वाले हैं। अच्छा, हमारी राजस्थानी के स्थान और किस किस भाषा का पूरा प्रभाव पड़ा वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। साहित्यिक भाग अगले पार्ट में करेंगे अपने, वैसे डिंगल पिंगल राजस्थानी साहित्य के हिसाब से जो जो बंटी हुई बातें हैं सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ बातें और बता रहा हूं, उन सभी बातों को आप यहां पर थोड़ा सा फोकस करें और देखें। देखो भाई, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के पास हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, इधर आपका पड़ता है पंजाब PB, इधर पड़ता है हमारा हरियाणा HR, हरियाणा है तो हरियाणा का प्रभाव पड़ेगा। इधर पड़ता है भाई यूपी का प्रभाव पड़ेगा। इधर पड़ता है MP तो मध्य प्रदेश का प्रभाव पड़ेगा। और इधर है आपका गुजरात, तो भाई गुजराती का भी जीजे बोलते हैं गुजरात को, गुजराती का भी प्रभाव पूरा पूरा पड़ेगा। यानी जो जो बॉर्डर है, जैसे ये गुजरात का बॉर्डर है तो सब यहाँ गुजराती का प्रभाव मिलेगा आपको। ये MP का आ गया तो MP का टोन वैसे कोई यूपी से खास अलग नहीं है, तो MP की भाषा का प्रभाव पड़ेगा। और यूपी टच तो यूपी का प्रभाव पड़ेगा, हरियाणा तो इधर हरियाणा का प्रभाव पड़ेगा, इधर पंजाबी तो पंजाब का प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ेगा। देखो इधर पड़ता है आपका सिंध प्रांत पड़ता है, पूरा ये सिंध एरिया है, तो हमारे राजस्थान में सिंधी का भी प्रभाव पड़ेगा अलग अलग क्षेत्र विशेष के आधार पर। राजस्थानी भाषा पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है, राजस्थानी पे पंजाबी भाषा का प्रभाव पड़ता है जो हमारे राजस्थान के उत्तर में बोली जाती है। नंबर 2 बात करते हैं राजस्थानी पर हरियाणवी का प्रभाव पड़ता है। हरियाणवी केवल राजस्थान के हरियाणा के टच एरिया उत्तर पूर्व राजस्थान जो है, उत्तर पूर्व राजस्थान में प्रभाव पड़ता है। यूपी की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा का प्रभाव पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। और क्योंकि MP की कोई स्पेशल भाषा नहीं है। सिंधी की बात करें, सिंधी वैसे हर क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट देखें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका विशेष रूप से प्रभाव देखा जाता है। और फिर आपसे पूछेगा गुजराती का प्रभाव राजस्थान में कहाँ पड़ता है, तो गुजराती का प्रभाव राजस्थान में दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में पड़ता है। इस तरीके से आप राजस्थान के ऊपर अलग अलग पड़ने वाले प्रभाव को भी देख सकते हो। हमारी राजस्थानी भाषा आपको बता दूं साथियों, पूरे विश्व में अपना स्थान कवर करती है। चलो देखते हैं कौन सा स्थान कवर करती है। हमारी राजस्थानी भाषा पूरे भारत में बोलने के हिसाब से देखा जाए तो भारत में 7वें स्थान पर है। बोलने के हिसाब से पूरे भारत में 7वें स्थान पर है, जबकि पूरे विश्व भर में बात करें, पूरे विश्व में राजस्थानी की भाषा की बात करें तो भाई 16वां स्थान है। राजस्थानी भाषा को लेकर बात कर रहा हूं मैं। अब साहित्यिक रूप देखेंगे, डिंगल और पिंगल एक बार यदि ढंग से समझ में आ गया ना साहब, क्वेश्चन डिंगल पिंगल से पक्का पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने वाली बात है, राजस्थानी भाषा पे किस किस भाषा का प्रभाव पड़ा, तो इनमें से आप बताओगे। अगले पार्ट में मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि राजस्थानी भाषा से कौन कौन से आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके मोतीलाल मनेरिया से, इनमें से पूछे गए मोतीलाल मनेरिया पे। मोतीलाल मनेरिया भाषाई विद्वान के बारे में मोतीलाल मनेरिया का सीधा पूछा गया था। गुजरी मोतीलाल मनेरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा है तो गुजरी अपभ्रंश मानी जाएगी। इसी तरीके से नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो इनमें से बन सकते हैं आपके, जैसे वो सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में पूछ ले, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में पूछ ले। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ऊपर स्पेशल डिटेल्स आती है, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण पेश किया, जिनका जो वर्गीकरण मिलता है वो सारे वर्गीकरण भी अपने यहाँ पर अगली क्लास में पढ़ने वाले। तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के लिए स्पेशल प्लान कर रहे हैं,
वो मुझे ज़रूर नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सअप करें ताकि मैं और आपके लिए अच्छे प्लान कर सकूं और आपको एक रीड के ग्रुप में भी जोड़ सकूं। तो ये आपके सामने सारी बातें पूरी आ चुकी है। एक बार मैं पूरा फटाफट से रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या बातें हैं। आपने सबसे पहले देखा राजस्थानी भाषा का उद्भव किस किस प्रकार से हुआ। आपने देखा राजभाषा है, उपभाषा है, बोलियां, मातृभाषा है। पूरा स्वरूप देखने के बाद फिर आपने यहां पर देखा भारोपियाई, आर्याई, वैदिक संस्कृत, पाली संस्कृत, मागधी, प्राकृतिक, जो सारी आपने पढ़ी, गुजरी, शोरसेनी, सारी बातें यहां पर पूरी हुई। और फिर आपने राजस्थानी भाषा के उद्भव के बारे में देखा। इनके मत है मोतीलाल मनेरिया के, महावीर प्रसाद शर्मा के, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के, सुनीति कुमार चटर्जी के। और फिर आपने देखा कि संविधान में इतनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त। राजस्थान में यूज की जाने वाली जो लिपि है उसको मुड़िया लिपि बोलते हैं। टोडरमल इस लिपि का आविष्कारक माना जाता है, इसको महाजनी लिपि बोलते हैं। राजस्थानी भाषा पे कुछ क्वेश्चंस, कितनी बोलियां, 73 बोलियां बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में मारवाड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या में ढूंढाड़ी। राजस्थानी 8 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राजस्थानी भाषा पे कई अन्य बोलियों का प्रभाव पड़ा है और पूरे भारत में 7वां स्थान, विश्व में 16वां स्थान है। ये छोटी छोटी बातें हमारी सारी कवर हैं। तो ये सबको रीड की क्लास आपको मिलती रहेगी प्रतिदिन, एक रोज क्लास आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।